हेलो एवरीवन, आप सभी का बीएम वर्ड चैनल पर स्वागत है। आज से हम लोग एक नई सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। वो सीरीज़ बिलोंग करेगी यूपी पीजीटी के जो ओरिजिनल पेपर्स हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उसको हम लोग वन बाय वन सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, चूँकि पीजीटी में 125 क्वेश्चंस आते हैं, 125 क्वेश्चन आते हैं। अब वो 125 क्वेश्चन हम लोग एक साथ ना करके उसको हम पार्ट वाइज करेंगे। तो आज से हम लोग 2004 का ओरिजिनल पेपर उठा रहे हैं यूपी पीजीटी का, और उसमें भी प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 50 तक को सॉल्व करेंगे और उसको एनालाइज भी करेंगे, डिफ़िकल्टी लेवल भी चेक करेंगे। राइट, ये पार्ट 1 है। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि उत्तरांचल का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है। देखिए, ज्योग्राफी में जब भी कभी सॉल्व कीजिए क्वेश्चन, ये शुरुआत में मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि अमूमन गलती हो ही जाती है। जहाँ पर नहीं आ जाए, नॉर्थ आ जाए, डायरेक्शन साउथ आ जाए, ईस्ट वेस्ट, इसमें क्या होता है, एग्जामिनर ट्रैप बना देता है। जहाँ पर नॉर्थ है वहाँ पर साउथ लिख देता है, ईस्ट जहाँ पर वहाँ पर वेस्ट लिख देता है। इसको बहुत ध्यान रखना है। पहला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा उत्तरांचल का जिला है जो तिब्बत की सीमा पे नहीं है। अब उत्तरांचल, जाहिर सी बात है, जो उत्तराखंड है। अब उसकी सीमा अगर आपको तिब्बत के साथ डिस्ट्रिक्ट वाइज पता है तब तो आप लगा ले जाएंगे। इन जनरल अगर आप ऐसे देखें तो जो इधर ये उत्तराखंड की सीमा है, इधर नेपाल है, यहाँ पर तिब्बत है। तो सबसे पूर्वी साइड में जो जिला पड़ता है, विवाद के रूप में बना भी रहता है, पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़। और उसके जैसे ही पश्चिम जाएंगे तो यहाँ पर है चमोली डिस्ट्रिक्ट, और उसके पश्चिम में जाएंगे तो यहाँ पर है उत्तर काशी। तो आप देख लीजिए, उत्तर काशी भी इसकी सीमा पे है, चमोली भी है, पिथौरागढ़ भी है। अल्मोड़ा नहीं है। अल्मोड़ा कहाँ है? अल्मोड़ा यही चमोली डिस्ट्रिक्ट और उत्तर काशी के जस्ट साउथ में है, तो वो उसकी सीमा पे नहीं है। तो आंसर नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पश्चिमी घाट को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक रीजनल नेम पूछ रहा है वेस्टर्न घाट का, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, सह्याद्री श्रेणियाँ हो जाएंगी। शिवालिक हिमालय का पार्ट है, पीर पंजाल लघु हिमालय का रीजनल नेम है, विंध्यन श्रेणी विंध्यन पर्वत है। तो सह्याद्री किसका रीजनल नेम है? पश्चिमी घाट का। राइट, ये सह्याद्री कहाँ पर कहलाता है? जो वेस्टर्न घाट है, जो पश्चिमी घाट है, इसका जो नॉर्दर्न एरिया है, नॉर्दर्न पार्ट है, उत्तरी भाग है, उसको कहते हैं सह्याद्री। ये किस में पड़ेगा? जब नॉर्दर्न पार्ट की बात कर रहा है तो महाराष्ट्र प्लस गोवा के क्षेत्र में इसको हम बोलते हैं सह्याद्री। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तरांचल की प्रसिद्ध दून घाटी, दून घाटी घाटी है और उसका नाम है दून। राइट, तो वो बेसिकली क्या है, आपको पता है कि हिमालय में 3 पैरेलल रेंज है। तो अगर हम इधर वेस्टर्न हिमालय की बात करें तो यहाँ पर ये शिवालिक है, ये लघु हिमालय है और ये वृहद हिमालय है। तो शिवालिक और लघु हिमालय के बीच जो घाटी बन रही है इसी को बोलते हैं दून घाटी, जिसमें देहरादून भी है। और जो लघु और बृहद के बीच बन रही है वेस्टर्न हिमालय में, यहाँ पर इसको बोलते हैं कश्मीर घाटी। ठीक है, कश्मीर घाटी। तो देख लीजिए, कह रहा है कि काराकोरम और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य, तो इसके लिए तो कश्मीर घाटी होगा, दून घाटी नहीं होगा। जोजिला और कारगिल के मध्य कौन सी घाटी मिलती है? ये मिलती है द्रास, द्रास घाटी। ध्यान रखना है, लघु एवं शिवालिक के मध्य दून घाटी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दून घाटी की बात कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है
कि भारत की सुप्रसिद्ध पूर्वगामी नदियाँ हैं। पूर्वगामी मतलब कि भारत में, अगर आपको ये मैप आप विजुलाइज कीजिए तो यहाँ पर पता है आप, हिमालय रेंजेस यही हैं, राइट। लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो इस हिमालय के बनने से पूर्व विद्यमान थी। तो वो नदियाँ कौन कौन सी हैं? मुख्य रूप से जो ये सिंधु है इधर, यहाँ से मानसरोवर लेक से के पास से ब्रह्मपुत्रा निकल के आती है, और यहीं पर अरुण कोसी, सप्तकोसी जो आगे चल कर के कोसी रिवर बनती है, ठीक है। गंगोत्री भी है, सतलुज भी है। ये सब ऐसी नदियाँ जो हिमालय के बनने से पूर्व इस क्षेत्र में प्रवाहित हो रही थी। और जैसे जैसे हिमालय उठ रहा था वैसे वैसे अपनी तली को गहरा कर रही थी, इसलिए आज गार्ज भी बन गया है। तो आइए देख लेते हैं, गंगा, यमुना और चिनाब, नहीं चिनाब नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। घाघरा, चंबल और गंडक, घाघरा चंबल नहीं है, ठीक है, गंडक भी नहीं है। कह रहा है कि अगर हम इसकी इंग्लिश की बात करें तो एंटीसीडेंट की बात कर रहा है, ठीक है, एंटीसीडेंट। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और अरुण। या यहाँ पर अरुण लिखा गया है तो वो अरुण कोसी से उसका मतलब है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर सत्य कथन आपको खोजना है। कह रहा है कि दामोदर गंगा की सहायक नदी है। नहीं, ये तो नहीं है, गंगा की नहीं है, लेकिन गंगा की जो डिस्ट्रीब्यूटरी है उसकी सहायक है। तो गंगा की जो डिस्ट्रीब्यूटरी है वो क्या है? हुगली है, तो हुगली की सहायक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, कर्क रेखा किस नदी को नहीं काटती है? किस नदी को नहीं काटती, ध्यान दीजिएगा, तो वो है नर्मदा। अब सोन, रिहंद, बेतवा, अगर आप थोड़ा सा मैप बनाएं किस क्षेत्र का, सेंट्रल इंडिया का, तो आपको पता चल जाएगा। अगर ये कर्क रेखा को ध्यान से हम देखें तो कर्क रेखा इस क्षेत्र से, कच्छ वाले क्षेत्र से जाती है, ठीक है। और नर्मदा का अगर आप एक रिवर लाइन बनाएं तो कुछ ऐसे बनाते हैं, सरदार सरोवर डैम यहाँ पर है ना, तो ये तो कर्क रेखा के दक्षिण में है, तो इसलिए ये नहीं काटती है। लेकिन जो सोन है, सोन इधर जाती है, ये भी काटती है, ठीक है। रिहंद इसी की सहायक है, ये भी काटती है। बेतवा, केन बेतवा तो नाम सुना ही होगा, ये भी काटती है, बांदा के क्षेत्र में बहती है। लेकिन नर्मदा रिवर नहीं काटती क्योंकि ये कर्क रेखा के दक्षिणी भाग में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोपिन महोदय के अनुसार इलाहाबाद नगर की जलवायु, अब इलाहाबाद नगर प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। अब ये कहाँ पर है? ये गंगा घाटी में है। अब देखिए, जो कोपिन महोदय थे ये बेसिकली जो जलवायु का जो वितरण किया था, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन बनाया था रीजन का, वो किसके बेसिस बनाया था? जो इंग्लिश के वर्ड हैं, इंग्लिश के जो वर्ड है ना, उसके बेसिस बनाया था। ए बी सी डी ई तक, ठीक है। तो जो सी वर्ड है, इस चारों ऑप्शन में सी दिया गया है, तो सी का मतलब ये है कि अधिक टेम्परेचर, ठीक है, वार्म टेम्परेचर, ठीक है। गंगा रिवर वैली वार्म टेम्परेचर में आती है, कोल्ड में तो आती नहीं है। अब देखिए, डब्लू का क्या मतलब है? डब्लू का मतलब है कि विंटर कैसी होगी? शुष्क होगी, ठीक है, ड्राई होगी, मतलब बारिश नहीं होगी। तो यहाँ गंगा घाटी में बारिश किस समय में होती है? गर्मी के समय में होती है, मानसून के टाइम में होती है, तो ये भी बात सही है। जी क्या है? जी इस गंगा घाटी को दिखा रहा है, गैंगेटिक वैली, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में ध्यान दीजिएगा, विजुलाइज कीजिएगा कि भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। अब एक छोटा सा मैप बना लेते हैं प्यारा सा। देखिए किस रीजन की बात कर रहा है, इस रीजन की बात कर रहा है। ये है उत्तर पश्चिमी भाग। इस क्षेत्र में जो बारिश होती है शीतकाल में, वो किसकी वजह से होती है? ये बेसिकली होती है पश्चिमी विक्षोभ। ये क्या होता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो इसको जानने के लिए आपको ये अवस्थिति जानना जरूरी है। ये है मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। ठीक है, यहाँ से क्या होता है कि आपको पता है कि जब सर्दी का महीना आता है तो जो जेट स्ट्रीम होती है वो निम्न स्थानों तक, यहाँ तक मतलब निम्न अक्षांश तक वो पहुँच आती है। जब वो पहुँच आती है तो कैसे चलती है? वो चलती है पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, तो यहाँ की जो भूमध्य सागर की नमी होती है, ये ऊपर की जो जेट स्ट्रीम है ना, हाई लेवल की, उस जलवाष्प को, लो प्रेशर को इंडिया की तरफ लेके आती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी डायरेक्शन कैसी है? पश्चिम से पूरब की ओर है। अब जितने भी टोपोग्राफी वहाँ पर मिली, माउंटेन्स मिले, जैसे हिंदुकुश मिला, सुलेमान तीर्थ मिला, तो उनकी हाइट ज़्यादा नहीं है, तो उन हवाओं को वे रोक नहीं पाए। हिमालय रोक लेता है क्योंकि हिमालय तो ऊंचा है। जब ऊंचा है तो ये जब हवाएं आती हैं और इस हिमालय से के पास से टकराती हैं तो ये उठती हैं। जब उठती हैं तो इनका टेम्परेचर कम होता है। जब कम होता है तो ये बारिश करती हैं। अब चूंकि ऑलरेडी वहाँ ठंडा है तो इसलिए कभी कभी बर्फबारी भी होती है। तो वही यहाँ पर पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी या तीसरा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा कि देवदार वृक्ष अधिक उगता है किस क्षेत्र में? देवदार कहाँ पर मिलता है ये आपको पता होना चाहिए। ये बेसिकली क्या है कि शंक्वाधारी वृक्ष होते हैं, शंक्वाधारी वृक्ष। अब शंक्वाधारी वृक्ष कहाँ पर मिलते हैं? अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। ठीक है, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। कितनी ऊंचाई? 1500 से 3500 की हाइट पे होना चाहिए। तो अमूमन वो हिमालय पे मिलेगा। ठीक है, हिमालय में। अब यहाँ पर ऑप्शन पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय दोनों दिया गया है, तो उत्तर होगा पश्चिमी हिमालय। क्यों होगा? क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि पूर्वी हिमालय में जो बारिश होती है वो मुख्य रूप से गर्मी के दिनों में होती है, लेकिन पश्चिमी हिमालय में गर्मी में तो होती है, उसके साथ में शीत में भी होती है, शीतकाल में भी होती है। बर्फबारी होने की वजह से ये शंकुधारी बनते हैं, ऐसे करके ट्री बनते हैं, क्योंकि लगातार जब बर्फ गिरती है तो इनका शेप कुछ ऐसा हो जाता है। ये मुख्य रूप से पश्चिमी हिमालय में मिलते हैं देवदार के वृक्ष। पाइन के वृक्ष कहाँ पर मिलते हैं आप बताइए, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में चांदी खनिज प्राप्ति स्थल किस राज्य में है? ये तो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सिलेक्टेड साइट हैं जहाँ पर चांदी का खनन होता है। कहाँ है? वो है राजस्थान में। हालांकि ये क्वेश्चन 2004 का है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोकेशनल पॉइंट आपको मिल जाएंगे, लोकेशन मिल जाएंगी जो कि आज तक रिलेवेंट हैं, आज भी वो टॉप पोजीशन पे हैं। ठीक है, तो चांदी के मामले में राजस्थान अभी भी पहले स्थान पे है। लेकिन किस स्थान से ज़्यादा निकाला जाता है, खनन क्षेत्र कौन सा है? तो वो है सिंडेसर माइन, सिंडेसर खुर्द माइन है। ठीक है, खदान। इसके बाद जेवार से भी आता है, जेवार में आपका जस्ता ज़्यादा पैदावार उसका खनन होता है, लेकिन सिंडेसर जो खुर्द माइन है यहाँ से चांदी का ज़्यादा खनन किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कयाल क्या है? कयाल, कयाल एक लैगून का क्षेत्र होता है, जैसे ये आपका प्यारा भारत हो गया। और केरला में क्या होता है कि
यहाँ पर इसी तटरेखा के सहारे एक लंबी लैगून बन जाते हैं, ठीक है, निम्न स्तरीय झील बन जाती है। अब वो झील कैसे बनती है, आपको पता है, इधर अरेबियन सी है, अरब सागर है, ये जो सागरी तरंगे हैं यहाँ का जो सैंड होता है किनारे किनारे ला करके जमा कर देती है। और इस क्षेत्र में यहाँ पर क्या है, आपका पश्चिमी पर्वत है, ठीक है, पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट है। अब यहाँ से नदियाँ आती हैं तो नदियों का पानी इस लैगून वाली झील में इकट्ठा हो जाता है और इधर से जो सी वाटर है वो उसमें इंटर नहीं कर पाता, थोड़ा बहुत इंटर करता है, इसीलिए इस कयाल में ब्रैकिश वाटर मिलता है, ठीक है, ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर क्यों, क्योंकि इसमें सी वाटर भी होता है और रिवर का भी जल होता है। तो आई होप समझ गए होंगे क्या इसका इम्पोर्टेंट, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कह रहा है कि भारतवर्ष में निम्नलिखित प्रदेशों में प्रमुख कपास का उत्पादन क्षेत्र क्या है, दक्कन ट्रैप है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर काली मिट्टी मिलती है जिसमें आयरन की अधिकता होती है। और दूसरा, जब कपास की बात आए ध्यान दीजिए कि 210 दिन ऐसे होने चाहिए जो फ्रॉस्ट फ्री हो, ठीक है, बिल्कुल सूर्य की किरणें लहलहाती हुई आए फील्ड पे, ठीक है, तभी उसके अंदर जो ड्राइनेस होता है और जो फाइबर होता है उसका डेवलपमेंट हो पाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13 में कि निम्नलिखित में से भारत विश्व में किसका सर्वाधिक उत्पादक देश है। अब देखिए, चूंकि क्वेश्चन पेपर है 2004 का, तो हम लोग तो यहाँ पर आंसर के बेसिस पे देख लेंगे, लेकिन अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं 2026 में, तो हम आपको रिसेंट डेटा के जरिए अपडेट भी कर देंगे किस में टॉप पे है। 2004 में ये गन्ना पहले स्थान पे था, गन्ना उत्पादन में भारत पहले स्थान पे था, लेकिन 2026 में ब्राज़ील है, ठीक है, ब्राज़ील गन्ना उत्पादन में पहले स्थान पे है, फिर उसके बाद इंडिया दूसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे किसमें है, अभ्रक के उत्पादन में, ध्यान दीजिएगा, किसके हिसाब से, 2026 के हिसाब से। अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको खोजना है कौन सा सत्य नहीं है। चलिए देखते हैं। एल्यूमिनियम उद्योग की स्थिति सस्ती विद्युत उपलब्धता से प्रभावित होती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एल्यूमिनियम का जो उद्योग लगता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होता है, उपभोग होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें स्मेल्टिंग करनी होती है, उसको पिघलाना होता है, फिर से उसको रिसाइकिल करना होता है, ये सब सारे काम किससे होते हैं, विद्युत के प्रभाव से होते हैं। दूसरा कह रहा है कि भारत में एल्यूमिनियम विनिर्माण बॉक्साइट खदानों से दूर संपन्न होता है, दूर होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो एल्यूमिनियम विनिर्माण होता है जहाँ पर, वो वहीं पर होता है जहाँ पर बॉक्साइट की खदानें मिलती हैं, पास में होता है, दूर में नहीं। क्योंकि क्या होता है कि इसमें रॉ मटेरियल के रूप में बॉक्साइट यूज होती है, अब बॉक्साइट बहुत भारी होती है, बहुत बल्की होती है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पर उसका उत्पादन हो रहा है और इंडस्ट्री हम इतना दूर लगा दिए, तो यहाँ से यहाँ आने में जो परिवहन लागत लगेगी वो ज़्यादा लग जाएगी, इसलिए पास में ही लगाते हैं। जैसे रेणुकूट है ना उत्तर प्रदेश का, तो वहाँ पर बॉक्साइट का भी खनन होता है, इसीलिए वहाँ पर इंडस्ट्री लगाई गई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सत्य नहीं है, इस चीज़ को पूछ रहा है, यही बात सत्य नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि डेन्यूब यूरोप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है जिसकी लंबाई 2842 किलोमीटर है, किन किन देशों से होकर गुजरती है। देखिए, ऑस्ट्रिया और बुल्गारिया, सही बात है, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया। अब ध्यान दीजिए, अगर हम 2025-26 में बात करें तो इस नाम का कोई देश एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों, क्योंकि चेकोस्लोवाकिया का और यूगोस्लोवाकिया का इसका फिर से डिवीज़न हुआ है
और चेकोस्लोवाकिया से 2 देश बने हैं और यूगोस्लोवाकिया से 7 देश बने हैं। तो चूंकि पेपर 2004 का है तो भाई देख लेते हैं अपन। तो अगर हम देखें तो डेन्यूब जो ओवरऑल यूरोप में बहती है वो 10 देशों से होकर बहती है। ठीक है, तो वो 10 देश ऑस्ट्रिया हंगरी हैं, बुल्गारिया हैं, चेकोस्लोवाकिया हैं, ठीक है, रोमानिया है, और क्या है, क्रोएशिया है, सर्बिया है, मोल्डोवा है, यूक्रेन भी है। तो सारे पॉइंट इसमें आ जा रहे हैं, तो ऊपर योग सही है। अगर एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जब आप प्रश्न सॉल्व कर रहे हो, अगर उसमें ऑप्शन में ऊपर योग सही दिया गया है, आपको 2 से 3 ऑप्शन सही लग रहा है, तो आप बिल्कुल बेशक उसी को टिक मारिए, ऊपर योग सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है ग्रेट ब्रिटेन में सर्वाधिक लोहा इस्पात उत्पादन, लोहे का उत्पादन नहीं होता है वहाँ पर ज़्यादा। ठीक है, ब्रिटेन में लोहे का उत्पादन ज़्यादा नहीं होता है, वहाँ पर जो लोहा इस्पात बनता है, सरिया वगैरह, वो आयातित लोहा होता है। ठीक है, आयात करता है ब्रिटेन, इसीलिए जो मोस्ट ऑफ इनके बंदरगाह हैं वो कोस्ट पे हैं। जो इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलेंगी लोहा इस्पात की, स्टील की, वो उनके तटीय क्षेत्रों के पास मिलती हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोहा ये आयातित करते हैं, अगर बहुत दूर रख देंगे तो उसमें परिवहन लागत लगेगी। ठीक है, वो अलग कंसेप्ट। यहाँ कह रहा है कि सर्वाधिक लोहा इस्पात उत्पादन वाला क्षेत्र, तो ये होगा शेफील्ड। साउथ वेल्स भी है, ठीक है, लेकिन उस टाइम के हिसाब से सर्वाधिक लोहा इस्पात का उत्पादन यही शेफील्ड ही करता था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यूरोप का कौन सा राष्ट्र अपने कृषि तथा दुग्ध निर्माण निर्यात में गुणवत्ता रखता है? दुग्ध निर्यात की बात कर रहा है और कृषि दोनों की बात कर रहा है। ठीक है, तो उसमें होगा आपका डेनमार्क। ठीक है, कृषि में यहाँ पर आपके फ्लैट टेरेन है, ठीक है, समतल भूमि है। दुग्ध निर्माण में जैसे हमारे यहाँ अमूल है ना, वैसे डेनमार्क में भी एक बहुत लार्ज स्केल पे कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो एक साथ मिल करके डेयरी की जो गुणवत्ता होती है उसको चेक करते हैं, इवन उसके लिए लॉन्च मार्क भी लगाते हैं। ठीक है, तो डेनमार्क यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि वो दुग्ध निर्यात और कृषि में गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है किस नदी का मुहाना सर्वाधिक समय तक बर्फाच्छादित रहता है? अब देखिए, बर्फाच्छादित कहाँ पर रहेगा? जो ध्रुवीय क्षेत्रों के पास रहेगा, ध्रुवीय क्षेत्रों के पास। अब देखिए, किस नदी का मुहाना, मतलब जहाँ पर जा कर के वो किसी सागर में मिल रही है, तो किसका ध्रुवीय क्षेत्रों में? देख लेते हैं। सेंट लॉरेंस का है क्या? नहीं, ये आपके यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर बहती थी, इसका तो मुहाना अटलांटिक सागर में है। ठीक है, अटलांटिक महासागर में है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, पोटोमैक, इसका भी जो मुहाना है आपके अटलांटिक महासागर में है, जो अपलेशियन से निकल करके और एक खाड़ी में जाकर गिरती है। कोलोराडो का, इसका किसमें है? प्रशांत महासागर में, लेकिन आपके एरिजोना वाले प्रांत से है, मतलब रॉकी से निकल करके प्रशांत महासागर में जाती है। मैकेंजी जो है ना, मैकेंजी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कनाडा की है, और कहाँ से निकलती है? ये ग्रेट स्लेव लेक से निकलती है, और ब्यूफोर्ड, ब्यूफोर्ड सी कहाँ है ये आर्कटिक महासागर का एक सागर है, वहाँ जाकर के ये क्या होती है? इम्पटी होती है। ठीक है, वहाँ पर जाकर के निश्चित हो जा कर देती है अपने सारे अवसाद और सारे जल को। तो यही तो उससे सबसे ज़्यादा वर्ष भर बर्फाच्छादित रहेगी, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश में जल विद्युत की सर्वाधिक उत्पादन होता है? जल विद्युत की बात है, उसके उत्पादन की बात है, तुरंत आपके दिमाग में नॉर्वे आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जल विद्युत का जो उत्पादन होता है वो मैक्सिमम उस क्षेत्र में होता है जहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र हैं। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र, और नॉर्वे में पर्वतीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, माउंटेनस एरियाज, और ख़ास करके जो फिजोर्ड है ना, फिजोर्ड भी वहाँ की जो
हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है उसको सपोर्ट करते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र प्लस फ्योर्ड्स, ये दोनों का जो क्षेत्र है नॉर्वे में ज़्यादा मिलता है, इसीलिए वहाँ पर जल विद्युत का उत्पादन पूरे यूरोप की तुलना में ज़्यादा होता है। आइए अगला प्रश्न कह रहा है कि बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है। बाकू किसकी राजधानी है? अजरबैजान की है। ठीक है, अजरबैजान की है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए। बिल्कुल सीधा सा उत्तर है, ध्यान रखना है। किरकुक क्षेत्र कहाँ है? आपके लिए प्रश्न है, उत्तर बताइएगा। ठीक है, किरकुक वो भी पेट्रोलियम क्षेत्र है, लेकिन किरकुक किस देश में है पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गणतंत्र वर्तमान रूस का भाग है, मतलब वो रिपब्लिक है लेकिन रूस का पार्ट है। आपको पता है कि जब 1991 में यूएसएसआर टूटा है ना, तो कई देश बने हैं। ठीक है, कई देश बने हैं, तो उसमें कुछ देश ऐसे बन गए जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। ठीक है, सॉवरेन है। लेकिन एक ऐसा गणतंत्र है जो रूस का पार्ट है लेकिन वो भी अबाउट टू इंडिपेंडेंट है, वो है दास्तिस दागिस्तान। ठीक है, जो चेचन्या के बगल में है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बासी जल संधि, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक किया गया है, यहाँ पर BASHI होना चाहिए। ठीक है, किसको जोड़ती है? ये हमेशा न्यूज़ में बना रहता है, सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये जोड़ती है दक्षिण चीन सागर और उत्तरी प्रशांत महासागर को। और दक्षिण चीन सागर हमेशा से न्यूज़ में बना रहता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर चाइना का भी इंटरेस्ट है, जापान का भी इंटरेस्ट है जुड़ा हुआ है, और फिलीपींस का भी है। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल सेंटर है दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर को उत्तरी प्रशांत महासागर से कौन जोड़ता है? बासी जल संधि। और जो बास जल संधि है ये किसको जोड़ता है? ये ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, ठीक है, तस्मानिया को जोड़ता है। तो बास और बासी से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको विश्व की छत की संज्ञा दी जाती है? छत कैसा होता है? ऊंचा भाग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊंचा कौन है? यहाँ पर तिब्बत का पठार ऊंचा है। क्यों? क्योंकि पठार तो है लेकिन इसकी जो मीन सी लेवल से, समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो 4,500 मीटर से अधिक है। ठीक है, क्यों इतना उठ गया? इसके लिए आपको प्लेट विवर्तनिकी पढ़ना पड़ेगा, भारतीय प्लेट की। क्योंकि जब आपको पता है कि इधर से जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जा रही थी तो यहाँ पर यूरेशियन प्लेट थी, और यहाँ पर था आपका प्यारा तिब्बत का पठार। तो जब इसके अंदर ये धंसी है इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तो ये यहाँ पर भी उभार हुआ है, इसकी वजह से इतना ये उठ गया और उसको विश्व की छत की संज्ञा दी गई। अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? चलिए देखते हैं। डेटाबेस है 2004 का है, ध्यान रखना है, लेकिन हम लोग इसको अपडेट करेंगे 2025-26 के डेटा के हिसाब से, ताकि हम आने वाले पीजीटी के लिए प्रिपेयर हैं ना। चलिए देखते हैं कौन सही नहीं है। विश्व में चीन मछली उत्पादन का बृहत्तम उत्पादक है। बिल्कुल सही है, ये 2004 में भी बात सही है और 2025-26 के टर्म्स में भी आज भी वो टॉप पे है, किसके? फिशरीज के प्रोडक्शन को लेकर के। अगला क्या है कि विश्व में चीन कोयले का बृहत्तम उत्पादक है। बिल्कुल आज भी बात बिल्कुल सही है, जो कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है देश वो चीन है। ठीक है, 4 के हिसाब से भी 25 के हिसाब से भी। कह रहा है विश्व में चीन तांबे का बृहत्तम उत्पादक है। नहीं, क्यों? क्योंकि तांबे का उत्पादन जैसे ही आए वैसे आपके दिमाग में आना चाहिए चिली, राइट। चिली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ की जो खदान है
एस्कोनडीडा, ये पूरे दुनिया में सबसे बड़ी तांबे की खदान है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। और यहीं पर चुइकी माता एक खदान है, वो भी बहुत फेमस है इसी तांबे के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 3 गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चीन टॉप पे नहीं है, चिली है। ठीक है, तो यहाँ पर गलत पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका फाइनली सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है कि जापान का उद्योग किस स्थानिक कारण के कारण विकसित है। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे ही आपका जापान का नाम आता है तो वो अपने मजबूती के लिए, अपनी फिनिशिंग के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ वहाँ के कुशल श्रमिक। जनसंख्या कम है, लेकिन आज भी जो एक्सपोर्ट आप सिनेरियो निकाल के देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं से उसमें जापान टॉप पे रहता है। तो जापान बेसिकली क्या है, एक्सपोर्ट बेस इकोनॉमी है। मतलब क्या करता है, ये जो मिनरल रिच या फिर रिसोर्स रिच कंट्रीज हैं वहाँ से ये मिनरल को खरीदता है, रॉ मटेरियल को खरीदता है, और फिर क्या करता है, इनके पास कुशल श्रमिक हैं, कुशल मशीनरी है, उसको यूज करके ये फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, और फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको एक्सपोर्ट करते हैं महंगे दामों पे, इनकी इकोनॉमी बूम कर रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पूर्व का द्वार कहा जाता है। द्वार क्या होता है भाई? डोर क्या होता है? हमारे यहाँ दरवाजा होता है ना, दरवाजे से क्या करते हैं, इतना बड़ा रूम है और इसमें इतना छोटा सा दरवाजा लगता है, तो कहने का मतलब इसी से आवागमन होता है पूरे रूम में। तो वैसे ही महासागरों में भी कई ऐसी स्ट्रेट हैं, जल डमरू मध्य हैं, जिसके जरिए आवागमन होता है। तो पूर्व का जो द्वार है वो कौन सा है? वो सिंगापुर में है। सिंगापुर किस स्टेट के पास में है? वो है मलक्का। हॉर्मुज स्टेट का नाम तो सुना ही होगा, इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है, पिछले 1 साल से ट्रेंडिंग में है। तो जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक चौक पॉइंट है, वैसे स्टेट ऑफ मलक्का चौक पॉइंट है। किसके लिए? जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं, जो पैसिफिक ओशन के इलांग में है। तो यहाँ पर ईस्ट से मतलब ये है कि जैसे चाइना हो गया, ठीक है, पूर्व की बात कर रहा है, जापान हो गया, ताइवान हो गया, तो ये सब उनके लिए जो मार्ग मिलता है व्यापार करने के लिए वो सिंगापुर के क्षेत्र से होकर के जाता है, जो कि स्टेट ऑफ मलक्का का क्षेत्र है। चलिए, कह रहा है कि कुछ वर्ष पूर्व यानी 2004 के कंटेक्स्ट में कह रहा है, घटित ला नीना का प्रभाव इंडोनेशिया के लिए सिद्ध हुआ था। अब ला नीना की बात इंडोनेशिया के लिए कैसा होगा देखते हैं। कृषि के लिए वरदान होता है। क्यों? क्योंकि बारिश भी होती है और ज़्यादा चांस होता है कि अगर वो बारिश नहीं हुई तो क्या हुआ, सूखा पड़ जाता है व्यापक स्तर पे। दोनों कंडीशन होती है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कह रहा है कि भारत की भू सीमा, ठीक है, स्थलीय सीमा और जल सीमा को मिलाकर एक कुल सीमा की लंबाई कितनी है। अब ये बताने के लिए आपको भू सीमा पता होना चाहिए, वो कितना है, 15,106 किलोमीटर है। ठीक है, 0.7 भी है। और जल सीमा कितनी है, ये है 11,098.8 किलोमीटर। अब आप कहेंगे ये थोड़ा सा नया फिगर लग रहा है, बिल्कुल अपडेट कर लीजिए अपनी नोट्स को। पहले ये था 7,516, लेकिन अभी जो रिसेंट डेटा है सर्वे ऑफ इंडिया का, उसके बेसिस पे इसको माना गया है। ठीक है, तो इतनी हमारी जो जलीय सीमा है वो है। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो लगभग कितना आएगा, 26,205 किलोमीटर। हालांकि यहाँ ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ये अगर ये क्वेश्चन आ जाए आज, इसका उत्तर ये होगा। और अगर 2004 के हिसाब से ले लें तो आपको पता है कि पहले क्या थी, 7,516, तो दोनों को जोड़ लीजिए
यही आ जाएगा 22,717 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन अभी के टाइम में सबसे एग्जैक्ट आंसर है 26,205 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि कौन सा बॉक्साइट से प्राप्त होता है? बॉक्साइट अयस्क है किसका? एल्यूमिनियम का। ठीक है, यही प्राप्त होता है एल्यूमिनियम इसी से। ठीक है, इसमें तो इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि विश्व में बॉक्साइट का अग्रणी उत्पादक कौन है? अब इसका उत्तर बड़ा मस्त है, वो है ऑस्ट्रेलिया। 4 में भी टॉप पे था और 25-26 में भी टॉप पे है। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि फेल्ला कृषक, फेल्ला कृषक फार्मर, ये किस क्षेत्र के हैं? ये हैं मिस्र के। ये बेसिकली वे कृषक हैं, जैसे आपको पता है कि हमेशा से कहते हुए जो जोग्राफर्स हैं वो आ रहे हैं कि जो नील नदी होती है, नील नदी है और इजिप्ट का क्षेत्र है ना, ये इसके लिए वरदान है। क्यों वरदान है? क्योंकि यही नील नदी है जो आसपास के क्षेत्रों में उपजाऊ जमीन देती है। वह अन्यथा क्या है, इजिप्ट तो मरुस्थलीय क्षेत्र है ना, तो इस क्षेत्र में जो कृषक काम करते हैं ना और परंपरागत विधि से करते हैं, जो शुरू से करते आ रहे थे जोतों के जरिए, तो उन्हीं कृषक को बोला जाता है फिल्ला। ठीक है, ये ध्यान रखना है टर्मिनोलॉजी। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर खदान दी गई है, खान नहीं खदान, और जो खनिज उनसे निकलते हैं वो सामने दिया गया है। आइए मैच करते हैं। बैला डीला छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, यहाँ पर क्या मिलता है? यहाँ पर मिलता है लोहा। जादूगुड़ा की कहानी तो सुनी ही होगी आपने, झारखंड में है। यूरेनियम, कैसे एक बढ़िया सा खेलता फूलता गांव था, जैसे ही जानकारी पता चली कि जादूगुड़ा में यूरेनियम मिलेगा, आज एक खंडहर के रूप में खड़ा हुआ है वो गांव। वहाँ पर कोई लोग नहीं रहते क्योंकि बहुत लार्ज स्केल पे वहाँ पर रेडिएशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यूरेनियम का जब वहाँ पर खनन हो गया, उसके बाद जो रिमेनिंग था उसका, वहाँ के लोगों पर हेल्थ इम्पैक्ट निगेटिव पड़ा। खेतड़ी तो सुना ही होगा, राजस्थान की क्षेत्र है जहाँ पर तांबा मिलता है। ठीक है, कोलार रीजन कर्नाटका का है, सोना के लिए जाना जाता है। देख लीजिए, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टेटमेंट बेस्ड। जे आई क्लार्क महोदय के अनुसार ऐसी जनसंख्या प्रायः किन देशों में मिलती है जिसमें उपयुक्त एवं कुशल व्यक्तियों के अभाव में वहाँ के संसाधनों का पर्याप्त विकास ना हो पाया हो? ध्यान दीजिए, कुशल व्यक्तियों के अभाव और संसाधन के पर्याप्त विकास, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कई बार क्या होता है, एग्जामिनर कुछ ऐसा सेट करता है कि अब जेई क्लार्क को कौन याद रखेगा कि उन्होंने क्या सेंटेंस दिया है, तो उनके सेंटेंस में मत जाइए, जो कीवर्ड है उनको पकड़िए। कह रहा है कुशल व्यक्तियों के अभाव, मतलब जो लोग हैं वो कम है, इसके लोग कम है, संसाधनों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। ठीक है, मान लीजिए इतना संसाधन है और विकास केवल इतना हो पाया है। जिमरमैन ने कहा था कि रिसोर्सेस आर बिकम, ठीक है, संसाधन बनते हैं, अब कब बनेंगे? जब विकास हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि ऐसी कंडीशन कब पड़ती है कि जब जब लोग कम हैं, संसाधन की संभाव्यता ज़्यादा है, तो क्या होगा कि सापेक्षिक, इसके सापेक्ष में जो अभी डेवलपमेंट हुआ है वो कम हुआ है, तो रिलेटिव अंडर पॉपुलेशन हो जाएगी। इसमें मतलब क्या है कि पॉपुलेशन तो वहाँ एग्जिस्ट कर रही, कम संख्या में है, लेकिन जो डेवलपमेंट हुआ है वो भी अभी अंडर डेवलपमेंट है, ज़्यादा विकास नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ओवर पॉपुलेशन कब होगा? जब जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि संसाधन संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संसाधन संरक्षण की बात कर रहा है, मतलब जो भी प्राकृतिक संसाधन है, मानवीय संसाधन है, उनके प्रोटेक्शन की यहाँ बात होगी। चलिए देखते हैं।
कौन सा सही नहीं है? संसाधन संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है, बिल्कुल सही बात है। आज बचाएंगे तो तभी तो आने वाली पीढ़ी उसको खा पाएगी, उसको यूज कर पाएगी। अगला प्रश्न है, संरक्षण का अर्थ पृथ्वी तथा उसके संसाधनों का बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग है, बिल्कुल सही बात है। जब हम यूज करेंगे, हमारे लिए पास संसाधन पर्याप्त, हमारी आवश्यकता के लिए पर्याप्त है, लेकिन हमारे लालच के लिए नहीं है। इसी चीज को गांधी जी ने बोला था। अगला प्रश्न है कि मिट्टी व जल दीर्घकालीन या परिवर्तनीय संसाधन है, बिल्कुल सही बात है। अतः उनके संरक्षण उपायों की आवश्यकता नहीं। क्या ऐसा है? अरे भाई, परिवर्तनीय संसाधन है। जब बारिश होती है तो हमारे यहाँ गड्ढों में पानी भर जाता है, बम्बों में पानी आने लगता है, हैंडपम्प में। लेकिन आपको पता है कि क्या होता है अगर 2 साल सूखा पड़ जाए तो जो हैंडपम्प है, जो ट्यूबवेल है, वो पानी देना बंद कर देती है। तो क्या इसको संरक्षण बोलते हैं? नहीं। तो इसीलिए आपका उत्तर सी हो जाएगा। राइट? क्यों? क्योंकि ये संसाधन संरक्षण की बात नहीं कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उस प्रथम भूगोलवेत्ता का नाम बताइए जिन्होंने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा। लीजिए, अभी हम लोग फेल्ला कृषक की कहानी पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर वही पूछ लिया किस भूगोलवेत्ता ने कहा था। हिंट है आपके लिए, वो हिस्ट्री के फादर माने जाते हैं, उन्होंने बोला था, यानी हेरोडोटस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? ऐसे क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं, क्योंकि अगर सुमेलित आपको करवाना है तो आपको सारे ऑप्शन के उत्तर पते होने चाहिए, तभी तो आप बता पाएंगे कि ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए ओ ई बेकर, बेकर का नाम सुना तो वैसे ही यूएसए में जो कॉटन बेल्ट देखते हैं, कॉर्न बेल्ट देखते हो आप लोग, है ना, वो सब किसकी देन है? बेकर महोदय ने किया था। तो उन्होंने किसको देख के वो रीजन बनाए थे? भौतिक दशाओं को देख के। वहाँ पर क्लाइमेट कैसी है, टेम्परेचर का पैटर्न क्या है, सॉइल कौन सी है, इन चीज़ों को देख करके उन्होंने क्लासीफाई किया था। डी व्हीटलेसी, इन्होंने आर्थिक कारक बताया था। क्या बताया था? इंटेंसिटी ऑफ इनपुट, जो हम उसमें इनपुट लगा रहे हैं उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, रीजन का आइडेंटिफाई करेंगे। कितने रीजन बनाए थे? 13 एग्रीकल्चरल रीजन बनाया था इन्होंने। 5 क्राइटेरिया देता, उस 5 क्राइटेरिया में एक क्राइटेरिया आर्थिक कारक भी था। ठीक है, कोस्टविकी, इन्होंने क्या दिया था? टाइपोलॉजी दिया था का कंसेप्ट, फंक्शनल टाइपोलॉजी इन द एग्रीकल्चर। तीनों ने क्या भूमि उपयोग क्षमता और प्राविधिकी स्तर की बात करी थी? नहीं, इन्होंने नहीं की थी। यहाँ पर सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो ये आप लगा दीजिए। आपका उत्तर नंबर तीसरा सही हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, हंटिंगटन जलवायु कारक, बिल्कुल इन्होंने कहा था क्लाइमेट एंड सिविलाइजेशन एक दूसरे से इंटरट्विंगल्ड, बिल्कुल बंधे हुए हैं। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, देखते हैं। आर.एफ. दास मान के अनुसार आपूर्ति के आधार पर किए गए संसाधन वर्गीकरण में वेजिटेशन को किस कैटेगरी में रखा गया है? वनस्पति को किस कैटेगरी में रखा है? किसने? जो आर.एफ. दासमैन है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो संसाधनों का वर्गीकरण किया है वो किसने किया? तो दासमैन ने किया है। अब कह रहा है कि वनस्पति को किस कैटेगरी में रखा था, तो इन्होंने रखा था उसको नवीकरणीय योग्य संसाधन। मतलब कि समय के साथ, अभी आप उपयोग करिए, समय के साथ वो क्या कर लेता है? भरपाई कर लेता है, फिर से वो रिकवर कर लेता है, मतलब खत्म नहीं होता है। इनकी बात कुछ हद तक सही भी है। क्यों? क्योंकि जो वनस्पति है, मान लीजिए कि वृक्ष है, राइट, अब वृक्ष है, एक स्थान पे अगर कट गया, यहाँ पर ये कट गया, गिर गया, तो अगर दूसरी साइड प्लांटेशन लगाया आपने, अभी छोटा भले है लेकिन समय के साथ क्या होता है? बड़ा हो जाता है। तो इस तर्क पे उन्होंने क्या कह दिया, इसको रिन्यूएबल संसाधन कह दिया। ठीक है, अनवीकरणीय, नवीकरणीय योग्य कह दिया। अनवीकरणीय क्या है? कि जिसका क्षरण हो जाता है, जैसे आपके जीवाश्म ईंधन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि प्रादेशिक भूगोल की उपयुक्त परिभाषा
उपर्युक्त परिभाषा, ऊपर लिखी गई परिभाषा किसने दी थी? देख लेते हैं। प्रादेशिक भूगोल क्षेत्रों की उनकी विशिष्टताओं को स्पष्ट करते हुए वैज्ञानिक अध्ययन होता है। मतलब उनकी जो स्पेसिफिक क्वालिटी है किसी भी क्षेत्र की, उसी का अध्ययन क्या होता है? रीजनल ज्योग्राफी होता है। ठीक है। यह क्षेत्रीय विभिन्नताओं का विश्लेषण करता है जिसमें किसी विशेष स्थान की विशिष्ट दशा को स्पष्ट किया जाता है। अब आप देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन क्या होता है ना, कई बार अगर आपको आते हैं, आपने कहीं पढ़ा हुआ है, तब आप टिक कर दीजिए, अदरवाइज इसमें तो माइनस मार्किंग होती नहीं पीजीटी में, तो आप टिक लगा दीजिए कुछ भी, लेकिन ऐसे रैंडम क्लिक नहीं लगाना है। ठीक है। इनको याद भी नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है। आपको पता है कि हम्बोल्ट और रिटर दो लोग एक साथ आए थे। हम्बोल्ट क्या किए थे? हम्बोल्ट ने हम्बोल्ट ने जनरल ज्योग्राफी की बात कही थी, मतलब लॉ वगैरह बनाने की बात की, सिद्धांत वगैरह। जो कार्ल रिटर थे, इन्होंने बताया था प्रादेशिक अध्ययन की। ठीक है, ताकि एकदम डीप तक जानकारी हो सके। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप इनका लगा सकते हैं, उत्तर भी आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देख रहे हैं क्वेश्चन कितना टिपिकल बनाया गया है। सुमेलन की बात नहीं कर रहा, सुमेलित नहीं, मतलब एक ऑप्शन गलत सुमेलित है। देख लेते हैं। एक तरफ क्या लिखा गया है? एक तरफ वो क्षेत्र लिखे गए हैं, ठीक है, जो मेजर सेंटर्स हैं, और इधर झील लिखी गई है। अगर देखें तो मिशिगन, सुपीरियर, ह्यूरॉन और इरी झील। अब अगर ये तीनों झील आप बना लीजिए एक छोटा सा मैप करके। ठीक है, थोड़ा सा मैप मेकिंग हमारा थोड़ा हॉबी है, और हर जोग्राफर्स या उनकी होनी ही चाहिए। मुझे बहुत पसंद है, मैं ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग भी बना लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए कितनी लेक्स हैं, कितनी झीलें हैं? 5 हैं। ये है सुपीरियर, ये है मिशिगन, उसके बाद यहाँ पर आता है ह्यूरॉन, और ये है इरी, और यहाँ ओंटेरियो। ठीक। यहाँ सुपीरियर के बगल में जो सबसे फेमस सेंटर है, ठीक है, वो कौन सा है? डुलूथ है। यहाँ पर मिशिगन के पास में कौन सा है? शिकागो है, नाम तो सुना ही होगा। ह्यूरॉन के पास में इधर नीचे साइड में क्या है? डेट्रॉयट है। और इरी के एंड पॉइंट पे यहाँ पर क्या है? बफेलो है। ठीक है, और ओंटेरियो के तट पे यहाँ पर क्या है? टोरंटो है। देख रहे हैं कि हर एक झील के किनारे कौन कौन से मुख्य स्थल हैं, हमने उनको देख लिया। अब मिलान कर लीजिए आप। डुलूथ सुपीरियर लेक, सही बात है। शिकागो मिशिगन लेक। टोरंटो टोरंटो ह्यूरॉन नदी, नहीं भैया, ये है ओंटेरियो झील पे है। यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या पूछ रहा है? कौन सा सुमेलित नहीं है? बफेलो कहाँ पर है? इरी झील पे है। कि बफेलो नहीं, बुफेलो है। चलो करेक्ट कर लेता हूँ भाई। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर कौन सी नदी बहती है? वो है रियो ग्रांडे रिवर। ठीक है, हमेशा चर्चाओं में रहती है, क्योंकि बाउंड्री जहाँ पर रिवर है वहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये रिवर है, अब आपको पता है कभी इस पार्ट को वो काटती है, कभी इस पार्ट को काटती है, तो यहाँ पर क्या होता है? जो बाउंड्री है आपके हिसाब से चेंज होती रहेगी, बिल्कुल चेंज होती रहती है, लेकिन एक्चुअल जो लाइन होती है बाउंड्री की, जब अगर रिवर पड़ गई तो वहाँ पर जो मिड पॉइंट होता है रिवर के बीच का, जो सबसे गहरा पॉइंट होता है, उसको मिलाते हुए एक रेखा खींची जाती है, जिसको बोलते हैं थालवेज। ठीक है, इससे तय होता है बाउंड्री। तो इधर हो गया यूएसए और इधर हो गया मैक्सिको। ये फिर कौन सी नदी हो जाएगी? रियो ग्रांडे। ठीक है। अगला प्रश्न है, कोलोरेडो ग्रैंड कैनियन कहाँ पर है? नाम तो सुना होगा, कोलोरेडो रिवर, अभी हमने बात करी थी इस चीज़ की। कहाँ पर है? अमेरिका में है। अब यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका दिया गया है, आंग्ल अमेरिका दिया गया है, थोड़ा सा टेक्निकल बना दिया है। आंग्ल अमेरिका में यूएसए और
कनाडा दोनों आते हैं। और कोलोराडो जो ग्रैंड कैनियन है ये कहाँ है? ये है यूएसए में, एरिजोना प्रांत में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा आपका। कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ कृषि प्रदेश है और दूसरा विस्तार है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बताने के लिए हमें एक फिगर बनाना पड़ेगा ताकि थोड़ा सा मैं आपको समझा सकूं। कहीं पर स्पेस है? देखिए, एक छोटा सा मैप बनाते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। अब एक मैप बनाते हैं अपन। ये कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र है, ये यहाँ पर, ये फ्लोरिडा है, ऐसे मान लो। ये बन गया यूएसए का मैप। यहाँ पर जो झील वाला क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होता है? डेयरी का है। और उसके जस्ट नीचे क्या है? मक्का पेटी है, फिर कपास पेटी है उसके दक्षिण में। और यहाँ पर शीत का गेहूं फसल होता है। और यहाँ पर स्प्रिंग का गेहूं फसल होता है। और जो फ्लोरिडा वाले किनारे किनारे वाले क्षेत्र है, ये उपोष्ण प्रकार की यहाँ पर जलवायु है। अगर ये क्रम आपको पता है तो आप कई क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और इसको सबसे पहले कपास पेटी, मक्का पेटी, इसको किसने बताया था? बेकर महोदय ने बताया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यही क्रम है, आप याद रखिएगा। वही यहाँ पर पूछ रहा है। चारा एवं दुग्ध पशुपालन क्षेत्र झील वाले प्रदेश में है, बिल्कुल सही, करेक्ट। मक्का एवं शीतकालीन गेहूं प्रदेश कपास पेटी से दक्षिण पूर्व में है। क्या सच बात है? मक्का जो पेटी है वो कपास के दक्षिण में है? नहीं, उत्तर में है। इसका मतलब ये वाला गलत। और प्रश्न पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो यही सही हो जाएगा। शीतकालीन गेहूं कांसास और नेब्रास्का प्रांत में, बिल्कुल सही बात है। उपोष्ण फसल का क्षेत्र दक्षिण पूर्वी भाग फ्लोरिडा वाले क्षेत्र में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के कावाल कावाल के से कानपुर, ए से आगरा, वी से वाराणसी, ए से इलाहाबाद, एल से लखनऊ। देख रहे हैं कितना बढ़िया नॉमेनक्लेचर रखा गया था। कह रहा है कि नगरों में सबसे कम जनसंख्या कहानी कहाँ कब की है? ये है 2004 की, क्योंकि 2004 का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। उस समय जो सबसे नज़दीकी सेंसस था वो था 2001। 2001 के हिसाब से कौन सा था? इसका उत्तर था सबसे कम जनसंख्या थी इलाहाबाद, इन कवाल क्षेत्रों में। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप 2011 के सेंसस के हिसाब से देखें, ठीक है, उसके हिसाब से देखें तो इलाहाबाद इलाहाबाद की जो जनसंख्या है इन कवाल क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा है। देख रहे हैं, 2001 में सबसे कम थी और 2011 में सबसे ज़्यादा हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है? असत्य आपको खोजना है। देख लेते हैं। जनसंख्या संबंधित है, 2001 का सेंसस आप ध्यान रखिएगा। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में उस समय भी थी, आज भी है। भारत के प्रदेशों में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व इतना केरल में है। कभी केरल में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्लेन एरिया नहीं है भाई, कोस्टल एरियाज हैं, वहाँ पर ज़्यादा है ही नहीं है। यहाँ पर खाने पीने के मिलेगा, समतल भूमि मिलेगी घर बनाने के लिए, वहीं पर तो होगा। तो यही ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर असत्य पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कह रहा है कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब की जनसंख्या उच्चतम प्रतिशत है, उसमें मिजोरम है। 2001 में भी था और 2011 में भी था। 2011 के हिसाब से 94% जो पॉपुलेशन है वो एसटी से बिलोंग करती है मिजोरम में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय
जनसंख्या का अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार से कितना था? वो था लगभग 28%। लेकिन 2011 के हिसाब से क्या था भाई? 2011 के हिसाब से था 31.16%। ध्यान रखने योग्य बात है। कह रहा है कि लिंगानुपात की दृष्टि से 2011-2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात है? हरियाणा। और यही 2011 में भी ट्रेंड था। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन हम यहाँ पर इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन है, खास करके पीजीटी, उसमें 2011 से ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो फ्रेमिंग यहीं से सीखनी है आपको। अगला प्रश्न है कि भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 2001 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? तो वो थी 35। और जब 2011 की बात करते हैं तो ये संख्या बढ़ करके हो गई 53। तो यही 5 को आप इधर कर दो तो 53 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में जनसंख्या की 10 की वृद्धि सर्वाधिक अंकित की गई? 10 की वृद्धि 91 से 1 के बीच में। क्या होगा इसका उत्तर? जल्दी से बताओ। इसका उत्तर भाई होगा, जो आप अनुमान लगा रहे हैं, नागालैंड। ये बात है 1 के सेंसस के हिसाब से। लेकिन अगर हम कहें कि 2001 से 2011 के बीच कहाँ पर सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दिखी, तो वो हो जाएगा मेघालय। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लगभग 28% पॉपुलेशन बढ़ गई थी। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सी एक जल विद्युत परियोजना जम्मू और कश्मीर राज्य में नहीं है? ठीक है, ये इसमें जो चमेरा है, चमेरा जो जल विद्युत परियोजना है, ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और बगलीहर, दुलहस्ती और सलाल, तीनों तीनों किस पे हैं? चिनाब रिवर पे हैं। ठीक है, चिनाब रिवर पे। और ये चिनाब रिवर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो आई होप आपके लिए ये सेशन फ्रूटफुल रहेगा और हम लोगों ने इस तरीके से 2004 के क्वेश्चन पेपर से 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फर्दर क्वेश्चन को देखेंगे। तो अभी तक के लिए विश यू ऑल। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो देन सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।